हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कोशिका यानी कि बायोलॉजी स्पेशल का क्लास है और इसमें हम लोग कोशिका देखेंगे और कोशिका से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण नोट्स होगा वो नोट्स भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूं। साथ ही साथ कोशिका से अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिएगा दोस्तों, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था और जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रकला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। अब हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं और कुछ शैवालों इत्यादि में पाया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसमें कोशिका में बाह्य आवरण यानी कि सेल वाल होता है। बाह्य आवरण जो है कोशिका भित्ति होता है किसमें? पादप कोशिका में। जबकि जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है, यानी ये सेल वाल हरे पौधों में ये सेलुलोज से बना होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक भी नहीं पाया जाता है जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा और मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। वर्तमान में सिंगर एवं निकलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है, यानी कि ये कोशिका से संबंधित जो सिद्धांत है ये सिंगर एवं निकलसन जो 1972 में प्रस्तुत किया गया था सबसे अधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती है, यानी कोशिका झिल्ली से संबंधित अवधारणा सिंगर और निकलसन का सर्वाधिक मान्य है। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की दो परतें होती है जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती है। ऐसा किसने कहा? सिंगर और निकलसन ने कहा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। एक अंतःद्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता है, इसके अलावे सभी में पाया जाता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब ने 1937 में की थी। यानी कि देखिएगा कि कोशिकीय श्वसन में जो अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है वो क्रेब्स चक्र है और क्रेब्स चक्र के बारे में हैंस क्रेब ने सबसे पहले बताया था। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, यानी ये सिर्फ पादप में पाया जाता है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक
जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है और इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टरनी कहा जाता है। ये किसके? तो गोल्जी बॉडी के क्रियात्मक इकाई को सिस्टरनी कहा जाता है। लाइसोसोम के बारे में यदि बात कर ले तो कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है और देखिए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर ने की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलता है वह पुत्री। प्रक्रमित कोशिका यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूण विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। अब इससे पूछे गए अब तक के प्रश्न। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। देखिए नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है जो कि आनुवांशिक पदार्थ होता है। जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है डीएनए, और इसकी खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया था और इसका डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, किस में बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखिए आईएएस में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा अगला सवाल, साधारण मानव में गुणसूत्र कितना होता है? तो 46 होता है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है, 91 92 दोनों में। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। अभी मैं बताया। जीवों में अत्यधिक विषमता का कारण क्या होता है? तो उत्परिवर्तन होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छिपकली में नहीं होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होता है। उसके बाद जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है जंतु कोशिकाओं में। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ये देखिएगा एमपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये यूपीआरओ एआरओ में पूछा गया है मेंस में। उसके बाद देखिएगा कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? अभी में बताया माइटोकॉन्ड्रिया, यानी किसी भी रूप में। ये बीपीएससी 18 में पूछा गया है। प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? तो डी नंबर, यानी कि क्या होगा? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों से। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। उसके बाद देखिए प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे अधिक होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं मिलती है? तो राइट आंसर होगा तिल्ली में। उसके बाद देखिएगा
स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिएगा डी नंबर सही है, यानी कि 3 और 4 सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कोशिका रेखाओं को विसर्जन किया, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो डी एक केवल एम्ब्रायो में पाई जाती है। अब देखिएगा अगला सवाल, प्रक्रमित कोशिका यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसके बारे में अभी भी बताया। सेलुलर मोलिकुलर को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस कहते हैं, यानी कि देखिएगा इसको क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद होता है वो क्रेब्स चक्र होता है, जिसकी खोज हैंस क्रेब ने किया था। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग मात्र 10 से 11 मिनट में पूरी कोशिका से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो देखें, साथ ही साथ इससे रिलेटेड पूछे जाने वाले सभी प्रश्न को हम लोगों ने देखा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।